सही है बेटा। आज हमारी 11वीं क्लास है, यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं, और आज मैं जीपी खत्म करने वाला हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। आज हमारे यहाँ कितनी तारीख है? 15। आज 15 तारीख है बेटा। कई सारे जगह पे पैट का पेपर है यूपी में। तो बेटा जो भी बच्चे पैट ऐट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, डिपेंड नहीं होना है पैट के पेपर पे। मैं अभी बहुत देर से अपनी क्लास में यही बता रहा था कि यूपी की किसी भी जॉब पे डिपेंड मत होइए। गंदा सच है, अजीब लगेगा, यहाँ पे भेदभाव बहुत होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक जॉब आएगी और 5 साल तक एक ही जॉब में आपको हिलगाए रखेंगे। इसलिए यूपी की किसी भी जॉब पे डिपेंड मत रहिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, हर साल जॉब आती है। सीएचएसएल की तैयारी करिए, सीपीओ दिल्ली एसआई की तैयारी करिए, सीआईएसएफ की तैयारी करिए, सीएपीएफ की तैयारी करिएगा, एसएससी की एमटीएस की तैयारी करिए, सीएचएसएल की तैयारी करिए। बहुत सारी जॉब रहती हैं। सीडीएस की तैयारी करिए, एनडीए की तैयारी करिए, आईएएस करिए, पीसीएस करिए, मगर कभी भी यूपी की तैयारी पे डिपेंड मत होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी की तैयारी नहीं करना, मगर यूपी की जॉब पे डिपेंड नहीं होना। 5 साल में एक बार जॉब आती है, उसका भी भरोसा नहीं है कि तुम ज्वाइन हो जाओगे। सही है। कुल मिला के देखा जाए तो सॉरी टू से कैरियर बर्बाद करना, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, तो टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। मैं कल खत्म करा चुका था। क्या चीज़? नहीं, कल मैं एक टॉपिक खत्म करा चुका था। अर्थमेटिक मीन मैंने कल खत्म करा दिया था। आज हमें ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है और ये लास्ट टॉपिक है। फिर हम मंडे को टॉपिक उठाएंगे बोर्ड मास नियम। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक रहता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है यूपी कांस्टेबल से लेके और एसएससी सीजीएल तक जिसमें बोर्ड मास का यूज ना हो। और सबसे ज़्यादा यूज होता है रीजनिंग में। रीजनिंग में बोर्ड मास नियम को बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, तो हम एक टॉपिक उठाएंगे, नया टॉपिक है, कोई चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। इसके मैं सच बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ये तो मैंने आज पढ़ा ही रहा हूँ। इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं खुद देख रहा हूँ। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और ये क्लास हमारी वेस्ट ना हो। मैं इंटेंशनली संडे को इसी के अपने आप से इसके क्वेश्चन शूट करूँगा। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, आपको लाइव क्लास में टाइम खराब नहीं करना। जब भी आपके पास टाइम हो आप इसकी वीडियो देख लेना। वीडियो देखने का मतलब ये है जो एक्सपेक्टेड सिलेबस रहेगा। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने का मतलब 100% मैंने पढ़ा दिया। 100% का मतलब आज तक जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से मैंने लगभग सब कवर करा दिए। अब एक्सपेक्टेड है, एक डर है क्योंकि एसएससी सीजीएल ने इस बार पेपर में चेंज करा है, तो एक डर है कि एक्सपेक्टेड क्या है। तो अब मैं जब सिलेबस कराऊंगा तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे करना। एक प्रैक्टिस की कॉपी बुलाने है कि मेरी प्रैक्टिस है। मैं बहुत सारी सीरीज कराने वाला हूँ कि इसको अर्थमेटिक में कैसे तोड़ना है और गुणोत्तर में कैसे तोड़ना है। कुछ नहीं करना, बस एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना कि अगर एक बार आए तो दिमाग में रहे से तोड़ते कैसे। तो आपका लाइव क्लास में टाइम खराब नहीं होगा। मतलब जो भी क्लास चल रही है यहाँ हम नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। संडे को जो मेरे पास टाइम बचेगा मैं अपने आप से वीडियो शूट कर लूँगा, बस आप अपने घर पे देख लो, जिससे प्रैक्टिस का टाइम मैं खराब नहीं करके खुद ही कर दूँगा। हम प्रैक्टिस की वीडियो डाल देंगे, प्रैक्टिस किस किस की चल रही है, गुणोत्तर की, समांतर की, जो भी प्रैक्टिस है उसको आपको सिर्फ देख लेना। और मैं सारे के सारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि मैंने 4-5 मॉक टेस्ट खुद खरीद के रखे हुए हैं, उसी से क्वेश्चन कराऊंगा। बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर लेना, लिखना भी मत। एक बार देखते रहना कि यार ये जब तुम्हें लगे हाँ ये कॉन्सेप्ट नया है एकदम, ऐसा होता है यार कि एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में छुपा होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को अलग से नोट कर लेना। बाकी एक बार दिमाग में आ जाए कि सीरीज टूट कैसे रही है, हो क्या क्या, पढ़ा तो आपको सब है, डीप पढ़ा हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी, मतलब दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक गूंजता रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैं खुद ही कराऊंगा जिसको लाइव क्लास में टाइम खराब नहीं होगा। यहाँ बोर्ड मास शुरू कर लेंगे, क्योंकि मान लो अगर मैंने 8 दिन यहाँ प्रैक्टिस कराई तो 8 दिन ही खराब ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है। मान लो ना आया तो बड़ा हर्ट होगा यार कि 8 दिन खराब करे हमने। अगर आ गया तो जीवन में सुकून भी होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, 25 क्वेश्चन ही आने हैं। सही है, तो मैं अपना 100% दूंगा। मैं खुद से प्रैक्टिस करा के अपनी वीडियो से आधे घंटे की वीडियो शूट कर दूंगा अपने फ़ोन से। कोई जरूर थोड़ी नहीं 1 घंटे की वीडियो, आधे घंटे में देख लेना। 5 क्वेश्चन होंगे आधे घंटे में, 5 के 5 क्वेश्चन होंगे तो इससे रिलेटेड कई सारे मैं क्वेश्चन देख रहा था। अभी भी मुझे कई सारे क्वेश्चन कराना है, अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आज ही देखे। इसी में मैं अभी देख रहा था, क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं भी देखता हूँ थोड़ा सा, तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन और भी बन रहे हैं जो बन सकते हैं, और वो एक्सपेक्टेड है, अभी तक आए नहीं, आ सकते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, इसका नाम है गुणोत्तर माध्य। तो बेटा कल समांतर माध्य पढ़ा था। अगर समांतर माध्य जिसको सच में समझ में आया होगा अच्छे से, तो उसको गुणोत्तर माध्य भी 100% समझ में आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। देखिए गुणोत्तर माध्य में क्या बताया था सर, मान लो 2 संख्याएं हैं ए और बी, समझना ध्यान से बेटा। एक ऐसा टर्म
जो इन दो संख्याओं के बीच में पुट कर दो और फिर ये तीनों संख्याएं अगर जीपी में आ जाएं तो वो टर्म इन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कर। बस हम कंसीडर करके चलते हैं कि माना इसका और इसका गुणोत्तर माध्य जी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि एक ऐसा टर्म जो दो संख्याओं के बीच में रखने से इन तीनों संख्याओं को गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट कर दे, वो टर्म इन दोनों का समांतर माध्य कहलाता है। बोलो बेटा, अगर समांतर माध्य कहलाता है इसका मतलब ये तीनों संख्याएं किस में है? जीपी में। अगर जीपी में है तो किस नियम को फॉलो करेंगे? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। तो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी, और जी की वैल्यू अंडर रूट ए। ये मैं कल बता चुका हूँ मगर मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो क्या करना है? दोनों संख्याओं की गुणा करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो। यानी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर। बोलो, ये मैं कल बता चुका हूँ। अब बात आ रही थी कि सर सिमिलरली अगर तीन संख्याओं का समांतर माध्य निकालें तो कल मैंने एक फार्मूला डायरेक्ट लिखवा दिया। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये प्रूफ नहीं कराया आपने। जैसे मान लो, अभी बता रहा हूँ, डाउट क्या रह सकता है। ए बी सी ये तीन संख्याएं, आपसे कहे कि सर इन तीन संख्याओं को गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो, तो बेटा क्या तरीका बताया? जी एम इज इक्वल टू क्यू रूट ऑफ ए बी सी। मगर मैंने ये फार्मूला प्रूफ नहीं कराया था ना, मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया था। फिर मैंने एन रूट का डायरेक्ट लिखवा दिया। कई सारे लोग कह रहे हैं सर प्रूफ क्यों नहीं करा? बेटा बहुत सारी चीज़ें ना अंडरस्टूड होती हैं, ये प्रूफ नहीं करा, ये प्रैक्टिकली महसूस करा है। जैसे कैसे महसूस करा, ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 4 8। अब इनका गुणोत्तर माध्य, तीनों का गुणोत्तर माध्य क्या आना चाहिए? चलो एक मिनट, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है ना, ना यहाँ 16 है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों का गुणोत्तर माध्य क्या आएगा, तो आप कहोगे इन दोनों की गुणा का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट ले लो। यहाँ एक बार के लिए 32 कर दो, यहाँ ऐसे कर लो 2। अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन तीनों का समांतर माध्य क्या होगा, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ठीक है, इन तीन नंबर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फार्मूला प्रैक्टिकली बनाया है, इसको प्रूफ नहीं करा जा सकता। इन तीनों का गुणोत्तर माध्य बेटा वही तो चीज़ होगी, ध्यान से सुनना, एक टर्म निकल के आएगा। इन तीनों का गुणोत्तर माध्य वो इस तरीके से डिजाइन करा गया होगा, जैसे ही वो यहाँ लिखोगे तो 2 ये और ये किस में आ जाएंगे? जीपी में। पहले तो जीपी में है ही, मगर इन तीनों का गुणोत्तर माध्य एक इस तरीके से टर्म डिजाइन होके आएगा कि इन तीनों की जगह वो नंबर रखोगे और ये और ये और ये किस में आ जाएंगे? जीपी में। यही तो बात हुई थी। बोलो यार बेटा, इस हिसाब से इन तीनों का गुणोत्तर माध्य फार्मूला है ए बी सी, यानी कि 4 गुणा 8। 8 को ऐसे लिखते हैं 4 गुणा 2। 16 को ऐसे लिखते हैं 4 गुणा 4, और 4 को ऐसे लिखते हैं 2 गुणा 2। बोलो अभिषेक भाई, समझ में आ रही? इसका क्या लेना बेटा? क्यू रूट। बेटा क्यू रूट लेना। क्यू रूट का मतलब आप जानते हो कैसे लिख सकते हैं? पावर 1/3। बोलो भाई। बेटा एक बात देखो, 1 2 3 4 की पावर 3, बेटा 2 की पावर 3 की होल पावर, आप जानते हो पावर से ये कट जाएगी, पावर के ऊपर पावर कौन होती है, तो बेटा केवल क्या रहेगा? 4 और 2 8। बोलो बेटा, यानी इन तीन नंबर का गुणोत्तर माध्य क्या आया बेटा? इसका मतलब ये है कि 2 और 8 और 32 ये गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। गुणोत्तर माध्य का मतलब यही तो करो, 2 से इसको बाहर लगाओ, 4 8 चौक ओ, इसका मतलब सही है। तो ये फार्मूला प्रूफ नहीं करा, इसको प्रैक्टिकली बनाया है कि जब 3 संख्याएं होंगी तो क्यू रूट लेना है, 4 संख्याएं होंगी तो 4th रूट लेना है, 5 संख्याओं को निकालना तो 5th रूट लेना, n संख्याओं को निकालना तो nth रूट लेना। ये प्रूफ नहीं करा गया बेटा, इसको प्रैक्टिकली देखा गया। बोलो, जैसे मैंने 2 संख्याओं को लिखवा दिया ऐसे इसको प्रूफ नहीं करा, उठाना। तो कुल मिला के समझ में आया कि गुणोत्तर माध्य क्या है?
तो कल मैंने एक फार्मूला ड्राइव करा दिया था, क्या जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या था कि सर अगर n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो बेटा क्या करना, gm ऑफ n नंबर्स। तो क्या करना सर आपको कि nth रूट, बेटा nth रूट लेना है कौन सी संख्याओं का, a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, जो भी संख्याएं उन सबकी गुणा करके उतनी पावर ले लो जितनी संख्या है। 4 संख्या है तो 4 फोर्थ रूट, 5 है तो फिफ्थ रूट, ये संख्या बोलो। अब बात हुई थी यहाँ तक तो मैं लिखवा चुका था, इसको लिखना थोड़ी नहीं, बस मैंने एक बार रिवाइज करना। अब बात हुई थी कि सर गुणोत्तर माध्य और गुणोत्तर माध्य पद में क्या अंतर, बोलो बेटा। दो अलग अलग चीजें हैं, समांतर माध्य अलग चीज थी, समांतर माध्य पद अलग था। तो बात ये थी कि दो संख्याओं का समांतर माध्य तो कोई एक ही संख्या होगी और दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कोई एक ही संख्या होगी, मगर उन दो संख्याओं के बीच में गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य कई संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 2 4 8 16 32। बेटा अभी हाल निकाला 1 मिनट पहले, 2 का और इसका गुणोत्तर माध्य तो 8 आएगा, क्योंकि इन दोनों की गुणा करोगे 64 का स्क्वायर 8। तो 2 का और 32 का गुणोत्तर माध्य 8 है, मगर बेटा 2 और 32 के बीच में गुणोत्तर माध्य पद 3 है। 1 2 3 है। गुणोत्तर माध्य पद का मतलब वो पद जिनको इन दोनों के बीच में डालने से वो गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। बोलो, ये तीनों गुणोत्तर माध्य नहीं है, ये तो तीनों गुणोत्तर माध्य पद है, मगर ये गुणोत्तर माध्य है इन दोनों का, ये गुणोत्तर माध्य इन दोनों का, ये गुणोत्तर माध्य इन दोनों का, मगर ये तीनों गुणोत्तर माध्य पद है। यही तो कल बताया था, समांतर माध्य पद और समांतर माध्य दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। बोलो। तो बात रह गई थी ज्योमेट्रिक मीन टर्म। गुणोत्तर माध्य पद। तो बेटा कल अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे तो क्या देखा था कि हर बार क्या निकालना पड़ रहा था, नहीं हर बार गुणोत्तर समांतर माध्य पद का ही सवाल था। हर बार क्या निकालना है, समांतर माध्य पद ही निकालना था। बोलो बेटा। तो अब बात आ रही है कि गुणोत्तर मीन टर्म कैसे निकालें, उसका फार्मूला देखते हैं। सही है, कल एक फार्मूला ड्राइव करा था समांतर श्रेणी में, ऐसा ही फार्मूला गुणोत्तर श्रेणी में डिवाइड करना। सही है, कंसीडर करके चलना है बेटा। माना ए और बी दो नंबर हैं और इन दो नंबर के बीच में G1 G2 G3 G4 डॉट 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 Gn गुणोत्तर माध्य पद हैं। क्या है, तो सवाल कैसे दे रखा होगा, कल भी मैं करा रहा था कि A और B के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करो, 2 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करो। कल समांतर माध्य पद नहीं ज्ञात करे थे, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। कुल मिला के G1 G2 G3 निकालना होगा। तो हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। सही है, तो माना कि दो नंबर हैं A और B, इन दोनों के नंबर के बीच में n गुणोत्तर माध्य पद हैं। कितने बेटा, एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक n नंबर हैं तो इस पूरी सीरीज में कितने नंबर हो गए, n+2। कल वाली बात है, इतने n है, 1 से लेके n तक n, एक ये एक्स्ट्रा एक ये एक्स्ट्रा, टोटल कितने नंबर हो गए, n+2। एक खास बात, अगर ये G1 G2 G3 गुणोत्तर माध्य पद हैं, इसका मतलब जब इनको बीच में रखोगे तो ये पूरी सीरीज क्या बन जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी। बोलो बेटा, गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का फार्मूला क्या होता था, Tn बेटा, a इंटू r की पावर n-1। nवां पद कौन सा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, कुछ भी हो सकता है। बेटा इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो श्रेणी का Tn+2वां पद क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू आर की पावर n की जगह क्या लगाओगे, n+2 -1। बोलो बेटा, यहाँ n है तो यहाँ n आता है, यहाँ n+2 होगा तो n+2 आ जाएगा। बोलो,
तो बेटा इस श्रेणी का n+2वां पद होगा क्या? बी। n+2वें का पद का मतलब लास्ट वां पद। बोलो बेटा, मान लो किसी श्रेणी में 3 पद है, तीसरा पद कौन सा होगा? तीसरा पद लास्ट वां पद होगा ना। तो इस श्रेणी का n+2वां पद कौन सा होगा? बी, क्योंकि n+2 ही पद है। तो n+2वें पद की जगह क्या रख दूं? बी। बोलो यार, बराबर a इंटू आर की पावर n+1। बेटा 2 में से घट गया, सही है। तो हमारे पास बेटा r की वैल्यू क्या आई? एक मिनट, r देखो, सिर्फ r। बेटा r की वैल्यू क्या आई? ये a बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा b/a। बेटा गौर से देखना, r की पावर कितनी लगी है लाल? n+1। और उसमें बताया था पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस में, जब पावर इधर से इधर जाती है तो उल्टी हो जाती है। बोलो बेटा, तो जब ये पावर इस पे लगेगी तो उल्टी हो जाएगी। तो n+1 का उल्टा क्या होगा? 1/n+। बोलो, यानी हमने क्या निकाल लिया बेटा? r निकाल लिया। बोलो, आपने गौर कराओ तो कल देखा आपने, कल हमने d निकाला था। क्यों? क्योंकि बार बार हमें d डालना पड़ रहा था। आज r, क्योंकि बराबर r डालना पड़ेगा बार बार। बोलो, तो बेटा g1 का मतलब क्या हुआ? इधर देखो, g1 का मतलब क्या हुआ? दूसरा टर्म। दूसरे टर्म का मतलब a इंटू आर। गुणोत्तर श्रेणी के टर्म कैसे लेते हैं? पहले a, फिर ar, फिर ar²। जब नॉर्मल वे में लेना हो तब, और सवाल दे रखा हो तो अलग प्रोसेस होता है। बोलो यार, तो g1 का मतलब बेटा क्या हुआ? ar, ar², ar3, ar4। बोलो, एक r कम होता है ना। 4 है तो 3 पावर, 3 है तो 2 पावर, 1 है तो 1 पावर। बोलो, 2 है ना। तो g1 का मतलब क्या हुआ? ar। और बेटा ar का मतलब क्या हुआ? a इंटू b/a की होल पावर 1/n+। बोलो लाल, g2 का मतलब क्या हुआ बेटा? a इंटू r²। बोलो बेटा, ध्यान से सुनना, a ये है तो बेटा r की वैल्यू क्या है? b/a की पावर 1/n+1 की होल पावर 2। बोलो बेटा, ये तो r की वैल्यू थी ना, और इस पूरे की पावर 2 है। तो पावर के ऊपर पावर की, तो बेटा g2 का क्या वैल्यू आई ओवरऑल? a इंटू b/a की होल पावर 2/n+1। बेटा इस 1 में ही तो गुणा होगी। ये आ रहा है यहाँ तक, सही है। अब एक बात बताओ बेटा, फिर g3 क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा क्या लग जाएगा ऊपर? यहाँ 3 ही तो आ जाएगा लाल। यहाँ पावर कितनी आएगी? 3, क्योंकि यहाँ 3 आएगा। जब बेटा 3 आएगा तो पावर बेटा 4 होगा तो, 5 होगा तो, और n होगा तो, यही तो समझ ना। बोलो, तो बेटा डायरेक्ट अब क्या निकालने हम? nth टर्म। तो बेटा gn क्या आएगा? a इंटू b/a की पावर n/n+। बस यही होगा। अगर आपको गुणोत्तर माध्य पद पहला चाहिए तो बेटा n की जगह 1 लगा दो, पहला गुणोत्तर माध्य पद आ जाएगा। बेटा दूसरा g2 चाहिए तो n की जगह 2 लगा दो। बोलो बेटा, कई सारे बच्चे ये देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे अपने मन में कि सर अगर यहाँ पे हमने 2 लगा दिए तो यहाँ कितना लगाएं? तोते उड़ जाएंगे, यहाँ भी 2 लगा दिया। ये n बिल्कुल अलग चीज़ है, ये n अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ है। 90% लोगों को यही कन्फ्यूजन होता है। वो सोचते हैं g1 का मतलब n बराबर 1, तो बेटा n बराबर यहाँ पे भी 1 रख दो। यहाँ 1 रखोगे तो तुम सोचोगे ये तो एक जैसा है, ये भी n, ये भी n, भाई भाई हैं तो यहाँ भी 1। ऐसा मत कर देना, केवल एक ही जगह रखना है बेटा यहाँ। फिर से बोल रहा हूँ, ये n लिखा तो एक जैसा लाल, मगर मतलब बिल्कुल अलग है। आप पता है क्यों अलग है? बेटा इधर देखो, जब यहाँ पर 1 था ना तब भी यहाँ n था, जब यहाँ 2 था तब भी n था,
तो इसका मतलब ये है कि इस 2 से इस n का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही जब यहाँ n आया तो यहाँ n इस वजह से नहीं आया n कि यहाँ n आया, इस वजह से आया क्योंकि ऑलरेडी n चल रहा है। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे ना तो यहाँ पे 1 मत कर दियो, तोते उड़ जाएंगे। इसलिए स्टार लगाया कि ये, अरे बेटा कई लोगों को लगाना नहीं आता फार्मूला यार, सही है, कई मास्टरों को भी। तो बेटा ये स्टार लगाया है, ये n अलग है, ये n अलग है। जब जीवन निकालना हो तो इस वाले n की जगह 1 रखना है, इस वाले n की जगह 1 नहीं रखना है। अभी मैं कराऊंगा सवाल, तो हम फार्मूले से भी कराएंगे, मैं डायरेक्ट भी कराऊंगा। जैसे मैंने कल समांतर माध्य का डायरेक्ट कराया था, एक फार्मूला लगा के कराया था। तो हम फार्मूले से इन चीज़ों को यूज करेंगे और डायरेक्ट इस मेथड को यूज करेंगे। सही है, ये नोट करो, फिर सवालों पर चलते हैं सीधे। मैंने ये बेसिकली ये फार्मूला ड्राइव करा है। अब इस फार्मूले को ड्राइव करा तो हम इस पे क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन है कैसे हैं। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम, एक फार्मूले में वैल्यू अप्लाई करके करेंगे। तो क्वेश्चन लिखे, हिंदी वाले लिखे पहले, 5 और 1/25, 5 और 1/25 के बीच, 5 और 1/25 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। 5/1/125, समझ लेना बेटा, 5/1/125 है, 125 नहीं है, सही है। हाँ, 5 और 1/125 इन 2 टर्म के बीच आपको 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना है। इंग्लिश में लिखिए बेटा, फाइंड द 3 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स, फाइंड द 3 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन 5 and 1/125। तो ये 1-2 मिनट का खुद से टाइम लगाइए, फिर इसको कराता हूँ। एक बार फार्मूले से कराऊंगा, एक बार बेसिक से। पहले आप 1-2 मिनट खुद से टाइम लगाइए, समझने की कोशिश करिएगा, तो कराता हूँ। मेरा बंद देखिए, काफ़ी बच्चों का आ गया। इसका आंसर है 1/5 और 1/25। जिनका नहीं आया वो ध्यान दें, जिनका आ गया बेल्ट। मैं इसको दोनों तरीके से करा रहा हूँ, फार्मूला लगा के भी डायरेक्ट। देखिए बेटा, हमसे कहा गया था कि बेटा एक टर्म है 5 और एक टर्म है 1/125। ये बेटा 2 टर्म दे रखी हैं आपको, और इन 2 टर्म के बीच में 3 टर्म लेना है, जिनका नाम क्या होगा, गुणोत्तर माध्य पद। तो बेटा इनके बीच में 3 गुणोत्तर माध्य पद ले लो, G1, G2 और G3। हमने 3 गुणोत्तर माध्य पद ले लिए इनके बीच में। ये इस तरीके से होंगे कि जैसे ही ये 3 माध्य पद यहाँ आएंगे, ये पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, GP। सही है, इनको निकालना हमारा काम है कि G1 निकालो, G2 निकालो, G3। तो एक बार ऐसे करते हैं, फार्मूला नहीं लगाते, डायरेक्ट करते हैं। तो बेटा इस श्रेणी में कितने टर्म हो गए, टोटल कितने टर्म हो गए, 5। तो बेटा 5वां टर्म क्या होगा, बोलो ना क्या, 1/125 या 125, यानी 1/125 5वां टर्म होगा। तो बेटा इस श्रेणी में 5 टर्म है, तो 5वां टर्म T5 क्या होगा, T5 की वैल्यू होगी A × R⁴ 4। 1 कम करते हैं, बोलो बेटा, यहाँ से n-1 से। तो बेटा ये टर्म है कौन सी, 1/125। A का मतलब बेटा 5, लाल R निकालना है, R⁴ 4। ये बटे में आएगा, तो 125 की गुणा जब 5 से करोगे तो 625। तो बेटा R⁴ की वैल्यू आ गई 1/625। बोलो बेटा, तो R⁴ इसका मतलब हो गया 1/5 की होल पावर 4। बोलो बेटा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्यों एक पे तो कितनी पावर लगा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलो बेटा, तो आगे बताओ क्या आएगा, 4 से 4 पावर
खत्म। बोलो बेटा, जब 4 से 4 पावर खत्म हो जाएगी तो आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा? आर की वैल्यू आ गई 1/5। बोलो आ गई बेटा। जीवन ये है, जीवन का मतलब होता है दूसरा टर्म ऑफ गुणोत्तर श्रेणी। तो बेटा दूसरा टर्म जीवन क्या हो? a इंटू आर। बोलो बेटा, अगर ये a होता है तो ये ए आर होता है, ये ए आर स्क्वायर होता है। बोलो। तो बेटा a कितना है? 5 और r कितना है? तो बेटा 5 से 5 कटेगा तो जीवन आ गया 1। बोलो। तो बेटा G2 कितना आएगा? ए आर स्क्वायर। तो बेटा a कितना है? 5 और आर स्क्वायर का मतलब 1/25। तो 1/5। तो बेटा G2 आ गया 1/5। बोलो। तो G3 बेटा, G3 कितना आएगा? a इंटू आर की पावर 2 या 3। तो बेटा a कितना हो गया? 5 और r का मतलब 1/5 की पावर 3, 1/125। तो बेटा 125 का मतलब 5 से काटो 25 यानी 1/3 आंसर आ गया। 1/5 1/25। इसको नोट करो फिर आगे बताता हूँ। ये तो आंसर तो आ गया, मगर बेटा आपको इतना करना भी नहीं था, गौर से समझिएगा। एक बार आपने r निकाल लिया और एक बार a निकाल लिया, क्योंकि a तो था ही, सिर्फ r निकाला। और r निकालने के बाद आपने जीवन निकाल लिया। बेटा कितना आया? 1। देखिए गौर से समझिएगा, मैं भी इसको फार्मूले से भी कराऊंगा, मगर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिन बच्चों ने, या मैंने पहली बार में G1 G2 G3 तीनों निकलवाए, आपको सिर्फ जीवन निकालना था। कितना निकालना था बेटा? जीवन निकालने के बाद आंसर डायरेक्ट आता। कैसे आता? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा और बेटा जीवन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसका मतलब एक बात तय होती है क्या, कि G1 G2 G3 जैसे इस श्रेणी के अंदर पढ़ेंगे वो क्या बन जाएगी? GP। क्या बन जाएगी? तो बेटा एक बात बताओ, पहले टर्म 5 था, दूसरा टर्म 1 है, तो 1 तब आया होगा जब बेटा यहाँ 5 को भाग लगाया होगा। बेटा इस 5 को 5 से जब भाग करा होगा तभी तो 1 आया होगा लाल। इसका मतलब r कितना आ गया? 5। r कितना आ गया? r बेटा 5 आ गया, मतलब इसका मतलब हर बार r से भाग लगाते हैं, हर बार r से। तो बेटा यहाँ अपने आप r से भाग लगा दो 5 से, यहाँ अपने आप 5 से भाग लगा दो। नहीं समझ में आया? बेटा एक बात बताओ, r आ गया था तुम्हारे पास? जब r आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो r निकल के आए उससे भाग लगाते रहो। बोलो। तो r कितना निकल के आया था? 1/5। तो बेटा जब यहाँ 1, या तो ऐसे कोई कह दे 1/5 से गुणा कर लो, ऐसा कर लो, गुणा ही है, क्यों? जीवन का तो गुणा होता है ना। तो यहाँ 1/5 से गुणा कर लो, तो जो r निकल के आए उससे हर किसी में गुणा करते चलेगा, तो 1 आएगा यहाँ। फिर से यहाँ पे क्या करना है? इस 1 को 1/5 से गुणा करना है, फिर इसको 1/5 से गुणा कर देना। बोलो। जे G1 G2 बार बार नहीं निकालना। अब देखिए, अब हम इसको फार्मूले से करते हैं कि सर अगर हम r ना निकालते तुम डायरेक्ट कैसे करते? तो डायरेक्ट देखिए बेटा, देखिए एक फार्मूला ड्राइव करा गया था और मेन फार्मूला हमारा ये निकल के आया था, सही है? ये वाला निकल के आया था। बोलो बेटा। तो आपको बताया गया था कि इस फार्मूले में जब आपको G1 निकालना हो तो n की जगह 1। बेटा कौन से n की जगह? सिर्फ इस वाले, इसकी जगह नहीं। तो बेटा देखो G1 निकालना है, तो बेटा n बराबर 1 रखा, तो ऊपर उस पहले वाले n की जगह। अब बेटा ध्यान से सुनना, इस फार्मूले में ये वाला n वो होता है जितने टर्म हैं। कितने टर्म है? G1 G2 G3। तो यहाँ n की वैल्यू 3 है। मान लो आपसे ये कहा जाए 4 टर्म निकालो, तो नीचे वाला n 4 होगा, ऊपर वाला n वो होगा जो टर्म है। तो ये n बिल्कुल अलग है, ये n बिल्कुल अलग है। देखने में एक जैसा है मगर फंक्शन अलग अलग है। बोलो बेटा। तो यहाँ n की जगह कितना आएगा? 3, और बेटा यहाँ n की जगह 1, क्योंकि पहला टर्म निकालना है। समझ में आ रही चीज़ें? तो बोलो बेटा a का मतलब 5। बेटा a सिर्फ इतना है,
बी का मतलब बेटा 1/100, 1/125 ये वाला। और बेटा ए का मतलब फिर से 5 बेटा, इसकी पावर 1 एन की जगह 1, आर एन की जगह 3 और 1 4। बोलो बेटा, तो यहाँ आ गया 5। ये बेटा नीचे आएगा, ऊपर वाला यूँ का त्यों, नीचे वाले का उल्टा 1/5 की पावर 1/4। तो बेटा 5 ये आ गया 625 की होल पावर 1/4। तो बताओ बेटा इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 5 गुणा 1/5 की होल पावर 4 की होल पावर 1/4। 4 से 4 कट जाएगा बेटा, तो 1/5 रह गया। तो 5 से 5 1 आ गया। जीवन कितना आ गया? अब नहीं लगाना ना, जीवन जब आ गया तो इससे अगले बारे को क्या करना, गुणा करना है 1/5 से। नहीं समझ में आया? ये 1 आया, यहाँ 1 आ गया, जीवन का मतलब 1 आ गया। ये 1 तभी तो आया होगा बेटा, यहाँ 5 से भाग करी होगी, तो यहाँ पे भी भाग करना है, इसमें भी भाग करना है। T2/T1 T3 ये तो बताया था ना बस। तो या तो आप फार्मूला निकाल के जीवन निकाल लो, या जीवन डायरेक्ट निकाल लो, आपकी इच्छा। तो ये दोनों तरीके से हो गया, सही है? हाँ? ये हाँ हाँ क्या हुआ ना ना, 1-2 क्वेश्चन दे रहा है, 1-2 अपनी मर्जी से दे रहा है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बताना, बंद कर लीजिए। देखिए 1-2 क्वेश्चन में बेटा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जो आपको यहीं करना है, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा, आप घर से करिए, हम नए कॉन्सेप्ट को मूव करें। इसी के अंदर 1-2 कॉन्सेप्ट और बचते हैं। एक रिलेशन बनता है एएम और जीएम के बीच में, गुणोत्तर समांतर माध्य, और मतलब गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में क्या संबंध है, एक वो टॉपिक बनता है, तो उसको कराना है मुझे। तो एक क्वेश्चन है बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, फिर 4-5 क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा घर पे। तो लिखिए बेटा, 1 तथा 256 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। 1 तथा 256 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द 3 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स, फाइंड द 3 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन 1 and 256। सही है, करिए आराम से यहीं पे, फिर इसके बाद आगे कॉन्सेप्ट मूव करेंगे। 2-3 क्वेश्चन घर पे करना। ये बेटा एक्सपेक्टेड है, डायरेक्ट तो कोई नहीं आ सकता। देखिए 90% बच्चों का आंसर आएगा, क्योंकि इसमें कोई खास था नहीं। 4-4-64 इसका आंसर है, 4-16-64। देखते हैं कैसे। जिनका नहीं आया बेटा ध्यान से समझिए एक बार फिर से पूरी शिद्दत से। बेटा क्या था, 1 और 256। बेटा 1 और 256 के बीच में 3 समान गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना है। गुणोत्तर माध्य पद का मतलब सर ऐसे टर्म ज्ञात करना है कि इन 3 को जब यहाँ पर पुट करें तो ये पूरी सीरीज जीपी बन जाए। बोलो बेटा, तो क्या ज्ञात करना है, 3 गुणोत्तर माध्य पद। तो बेटा एक तो तरीका था विदाउट फार्मूला लगाए कि श्रेणी में कितने नंबर हो जाएंगे, पूरे 5। तो बेटा T5 5वां नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 256। बोलो लाल। तो बेटा 5वें टर्म का फार्मूला लगा दो, A × R की पावर 4। बेटा दिक्कत कहाँ आ रही थी, तो बड़ा सिंपल चीज़ कहाँ आ रही थी, महसूस हो रही, कहाँ पर, यहीं पे। चलो अब समझ में आ गया, आगे आओ बेटा। ये हो जाएगा 256। बेटा A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। तो लिखो लिखो मत लिखो, R की पावर 4। बेटा इसको कैसे लिखोगे, 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। तो बेटा 4 पावर से 4 पावर खत्म, यानी कि जब पावर बराबर होती है तो बेस बराबर होता है, यानी R किसके बराबर हो जाएगा,
4 के। बोलो बेटा, यही निकालना होता है। तो बेटा G1 का मतलब क्या होता है? G1 का मतलब होता है A इंटू आर। तो बेटा A कितना है? 1, और लाल R कितना है? 4। तो G1 कितना आ गया बेटा? 4। इसमें क्या आप बता रही थी? इसका मतलब बेटा एक बात ध्यान सुनो, ये 1 है, ये 4 है, इसका मतलब R कितना 4 से गुणा हो रही है। तो बेटा जब यहाँ होगा इसका मतलब AR स्क्वायर, तो A तो एक ही रहेगा, R स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16 है। तो A होता है AR क्यूब, A तो 1 है, R क्यूब का मतलब 4 का क्यूब 64। तो निकालना ही नहीं था। बोलो बेटा, और निकालते तो निकाल दो बेटा क्या? G2 का मतलब बेटा A इंटू आर स्क्वायर। A बेटा 1 है, R कितना आ गया? 4 का स्क्वायर बेटा 16, तो G2 16 आ गया। बेटा G3 कितना आता? A इंटू आर की पावर 3, तो बेटा 1 इंटू 4 की पावर 3, तो बेटा ये 64 आ गया। बोलो लाल, कुछ था ही नहीं। क्यों? अब कई सारे लोग इसे फार्मूले से करेंगे, तो बेटा फार्मूले से करो। G1 का मतलब फार्मूला लगाओ बेटा, A का मतलब 1, बेटा B का मतलब 256, A का मतलब 1, बेटा N, ये N बिल्कुल अलग है, 1 डालना है तो N यहाँ पे 1 है, और बेटा ये वाला N वो होता है जितने टर्म है, तो 3 और 1 4। बोलो बेटा, तो ये कितना आ गया? 1। इसको क्या लिखोगे? 256 को लिखोगे 4 की पावर 1/4। इस 4 से 4 खत्म, तो G1 कितना आ गया बेटा? 4। जब G1 4 आ गया तो वही गुणा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत समझ में आ रही? क्या बढ़ाना? कब से? अभी से, आज से और अभी से। सारी वीडियो देखो एक बार दोबारा से, सब समझ में आएगा। सही है? इतना सब कमज़ोर शरीर बना लिया तुमने, बैठ के थोड़ा और कमज़ोर बना लो। बैठने से बेटा शरीर कमज़ोर होता है, ध्यान रखना। स्टूडेंट कोई भी जो अच्छा स्टूडेंट है वो हट्टा कट्टा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैठता बहुत है। अभिषेक भाई तुमसे नहीं कह रहा हूँ ये तुम्हारा नेचर है, मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको बंद कर दो, फिर आगे 1-2 सवाल और लेते हैं। तुम्हारा तो बेटा 4-5 क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ मैं, घर के प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ अपना मनोबल बढ़ाना है। इसका मकसद ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करके देखना है कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। लिखिए बेटा, 9 तथा 1/9 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। 9 तथा 1/9 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 3 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन 9 एंड 1/9। सही है बेटा? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द 3 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन 1/2 एंड 128। ठीक है, 1/2 व 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। अगला लिखिए बेटा, 2/3 बेटा 1/2 और 128। अगला है 2/3 व 486 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। 2/3 व 486 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 5 ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन 2/3 एंड 486। सही है? चलिए अगले कॉन्सेप्ट को मूव करते हैं बेटा। हेडिंग डालिए बेटा, रिलेशन बिटवीन
बेटा ये है 1/2 और 128, 1 नहीं है 128 केवल, 1/2 और 128, 1/128 नहीं है, सिर्फ 128। सही है। हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में संबंध। लिखिए रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य के बीच संबंध। ठीक है बेटा, इस पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आता है, प्री में आ सकता है ये क्वेश्चन। सही डायरेक्ट। चलिए लिखिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधे आप लोगों को। लिखिए यदि A व B, स्मॉल a व B का समांतर माध्य P, कैपिटल P, स्मॉल a व B का समांतर माध्य कैपिटल P तथा गुणोत्तर माध्य कैपिटल Q हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इंग्लिश में लिखिए बेटा। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, या एक मिनट, if arithmetic mean and geometric mean of A and V, if arithmetic mean or geometric mean of two numbers A and V are capital P and capital Q respectively, पहले अर्थमेटिक मीन लिखा ना इंग्लिश में बेटा, हाँ, कैपिटल P एंड कैपिटल Q रिस्पेक्टिवली। पहले क्या है, अर्थमेटिक मीन कैपिटल P है और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल Q है। देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा ऑप्शन है P इज लेस देन Q, दूसरा ऑप्शन है P इज ग्रेटर देन Q, तीसरा ऑप्शन है P इज लेस देन इक्वल टू Q, चौथा ऑप्शन है P इज इक्वल टू Q। आपको ये ज्ञात करना है कि गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में क्या रिलेशन है। ये दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है, इनमें ज्ञात करना है ये रिलेशन कौन सा सही है और है तो क्यों। चलिए 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर कराता, खुद से समझिए फिर कराता। बेटा बंद। बेटा इसका ऑप्शन तो सेकंड सही है, मगर कैसे सही है इस पर हम डिस्कस करते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैं पूरा बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट सवाल आएगा, सिर्फ क्लिक करना होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए समझते हैं ऐसा क्यों। बेटा क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि A और B 2 संख्याएं हैं। क्या बेटा, A और B 2 संख्याएं, इनका जो AM है और जो GM है वो दे रखा है। AM कितना दे रखा है बेटा, कैपिटल P, और बेटा GM कितना दे रखा है, कैपिटल Q। बोलो लाल, कोई दिक्कत? समझते हैं बेटा। AM का फार्मूला क्या होता है बेटा, AM क्या होता है, दोनों संख्याओं का जोड़ को 2 से भाग कर दो बेटा, ये आ जाता है AM। बोलो बेटा। GM का मतलब लाल, दोनों संख्याओं के गुणा का स्क्वायर रूट बराबर Q। बेटा एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि P बड़ा है Q छोटा है। जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि 3 बड़ा है 5 छोटा है, आप मानते हो उस बात को कि 3 बड़ा है 5 छोटा है? ये बात सही है? नहीं है ना, 5 बड़ा है 3 छोटा। अब मैं कह रहा हूँ 3 बड़ा है 5 छोटा है, तो तुम कैसे खारिज करोगी मेरी बात को कि आप गलत कह रहे हो?
भाई साहब ये तो अच्छा, तो तुम ये बताओगे कि गिनती में सर 3 पहला आता है 5 बाद? बोलो बेटा, बोलो ना। तो मैं कह रहा हूं नाना 3 बड़ा है, तो तुम मेरी बात को कैसे खारिज करोगी कि आप गलत हो? कैसे 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 ज्यादा? क्या क्या बाबा इलायची खरीदने चलेंगे क्या? बोले हाँ हाँ। बोले तुम्हें कितनी मिली? वो भी 5। बोले हमें? बोले 3। बोले बताओ ज्यादा किसके पास है? ऐसे देखिए, ऐसे ही तो कहोगे कि सर 3 में से अगर 5 घटाओ तो माइनस का 2 आया, और माइनस की संख्याएं छोटी हैं, और 5 में से 3 घटाओ तो प्लस 2 आया। बोलो लाल, इसका मतलब 3 छोटा है, 5 बड़ा है, क्योंकि जब छोटे में से बड़ा घटता है तो माइनस में आंसर आता है, और बड़े में से छोटा घटता है तो प्लस में आंसर। बेटा यही तो कहोगे, तभी तो खारिज करोगे कि आप गलत कह रहे हो। बोलो इधर आओ। अब बात ये हो रही है कि P बड़ा है, Q छोटा है, इसका मतलब P में से Q घटा दो तो प्लस में आ जाए। बेटा इधर सुनो, 5 बड़ा है लाल, 3 छोटा है, तो 5 में से 3 घटा दो प्लस का आ जाए तो कह दोगे 5 बड़ा है 3 छोटा है। P बड़ा है, Q छोटा है, P में से Q घटाओ प्लस के आ जाए, कहोगे P बड़ा है। नहीं समझ? नहीं समझ बेटा, 5 बड़ा है 3 छोटा है, कैसे पता लगाया? 5 में से 3 घटाया, प्लस का आंसर आ गया। प्लस का क्या बच रहा? वो मैटर नहीं करता। प्लस का बच रहा है, ये मैटर मालूम। हर बार 2 थोड़ी नहीं बचेगा, प्लस का बच रहा है, ये मैटर करता है, इसलिए ये बड़ा है। क्योंकि बड़े में से जब छोटा घटाओ प्लस आ जाए, इसका मतलब पहली वाली संख्या बड़ी है। बोलो बेटा, 3 में से 5 घटाया, छोटा आया, माइनस में आया, इसका मतलब 3 छोटा है। बेटा मैं यह कह रहा हूं P में से Q घटाओ और यहाँ प्लस का नंबर आ जाए तो आप कहोगे P बड़ा है क्यों? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस ऑप्शन के हिसाब से P बड़ा है, Q छोटा है, तो बेटा तुम्हें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि P में से Q घटाओ, प्लस का आ गया तो सही है, P बड़ा है Q छोटा है। तो हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं कि P में से Q घटाएंगे, प्लस की वैल्यू आएगी। बोलो, आपको नहीं याद करना, मैं आपकी समझ को विकसित कर रहा हूँ। आपको तो ये याद रख लेना है कि हमेशा समांतर माध्य बड़ा होता है, गुणोत्तर माध्य छोटा। लाइन खत्म, ये याद कर लेना है। मगर मैं बता रहा हूँ हाउ, कैसे होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? चलिए बेटा अब एक काम करते हैं, P में से Q घटाते हैं, रिजल्ट कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव, तभी तो कहोगे। तो बेटा P की वैल्यू डालो, कितनी है? 1/2 और बेटा A + B। बेटा Q की वैल्यू डालियो, Q की वैल्यू है √AB। बोलो बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक काम करते हैं, गौर से समझना। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझिए बेटा, √A प्लस -√B कर लेंगे। अच्छा एक काम बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? √A प्लस √B का होल स्क्वायर मुझे लिख दूँ। बोलो बेटा, तो क्या आएगा? A आएगा प्लस B, गुणा में आएगा √2AB आएगा। बोलो बेटा, आएगा नहीं आएगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, √2AB तो आएगा, और √2AB तो तैयार है। और इसका स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा? हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करें? तो इसको A मान लिया, उसको B मान लिया। हाँ 1 मिनट के लिए।
बेटा इतने को खोलो आप, इतने को, तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर ए आएगा प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ठीक है बेटा, खोलते हैं, क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी आएगा बेटा। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो गौर से समझना बेटा, बाहर लिखा है 1/2, क्या लिखा है, इसका मतलब बेटा 1/2 यहाँ भी आएगा बेटा, 1/2 यहाँ भी आएगा और 1/2 बेटा 2 से 2 कट गया, ये आ गया a प्लस बी बटे 2, ये कितना आ गया माइनस। तो बेटा एक बात बताओ, यही तो लिखा था, a प्लस बी बटे 2 लिखा था, तो a प्लस बी बटे 2 लिखा है, माइनस का a भी लिखा था, यानी इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, बोलो बोलो बेटा, इस पूरी चीज को ऐसे, सही है, कोई दिक्कत नहीं आता, अब तो सही है। आगे हाँ बेटा, क्यों, क्योंकि इसको खोलो, होल स्क्वायर है ना, खोलो बेटा, होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा a प्लस बी, तो बेटा अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर में आ गया ना। इसको बेटा जब खोला तो अंडर रूट ए बी आया या नहीं आया, तो जब इसको बंद करोगे लाल तो इसी में तो आ गया। बोलो समझ में आ रही चीज़। अब एक बात बताओ, आंसर आ गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। देखिए कैसे बेटा, एक बात बताओ, ये क्या चल रहा था, p माइनस क्यू। लाल एक बात समझना ध्यान से, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, यहाँ अंडर रूट ए की वैल्यू 5, मैं मान रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं क्यों, और बेटा अंडर रूट बी की वैल्यू 4 है, तो 5 में से 1 गया, 4 गया, 1 का स्क्वायर 1, ये तो वैल्यू बेटा प्लस की 1 आ गई, ये 1/2, ओवरऑल आंसर क्या आया, 1/2 आया, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करा प्लस आया। प्लस का मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ी देर के लिए माने कि P 3.5 है तो Q 3 होगा, तभी तो बेटा 1/2 आएगा। बोलो, थोड़ी देर के लिए मान लो B ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, तो मान लो ये 5 है, ये 4 है, तो माइनस का 1 बचा, नहीं ये वाला बड़ा मानो, ये 5 ये 4, तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का होल स्क्वायर भी प्लस का, यानी कि ये नंबर जीवन भर क्या नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव, यानी P में से Q घटा के कभी भी हम निगेटिव नहीं ला सकते। ये मैंने सिद्ध करा, आप लोगों ने सिद्ध करा कि दो संख्याओं का समांतर माध्य में से जब गुणोत्तर माध्य घटाओ तो कभी भी निगेटिव, इसका मतलब हमेशा ये बड़ा, यही तो सिद्ध करना था बेटा, यही तो सिद्ध करना था कि 5 में से 3 घट के प्लस आया तभी तो 5 बड़ा है, तो P में से Q घटाया, वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव, तभी तो आप कह रहे हो कि P बड़ा है। क्यों, क्योंकि A की वैल्यू कुछ भी हो या B की वैल्यू कुछ भी हो, होल स्क्वायर लगाया, और होल स्क्वायर चीज़ों को क्या कर देता, प्लस, चाहे माइनस का होल स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो, यानी कि इस दोनों का जो रिजल्ट निकल के आया बेटा वो प्लस की वैल्यू निकल के आएगी हर एक कीमत, चाहे A कुछ भी ले लो, B कुछ भी ले लो, चाहे दोनों माइनस ले लो, चाहे एक माइनस ले लो, एक प्लस ले लो, कुछ भी कर लो, आंसर क्या आना हर कीमत पे, पॉजिटिव। किस में से, P में से Q हटा के। P माना क्या था, समांतर माध्य, Q क्या माना था, यानी कि दो संख्याओं के समांतर माध्य से जब गुणोत्तर माध्य घटाया तो हमेशा आंसर प्लस आया, यानी कि हमेशा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा समांतर माध्य बड़ा होगा, गुणोत्तर माध्य छोटा होगा। ए भी बड़ी होगी बेटा कायदे में तो मैं ये बात लिखवा के छोड़ भी सकता था कि हमेशा दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य छोटा होता है, समांतर माध्य बड़ा। हाउ, इस पे मैंने टाइम बताया। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ यार, मैथ स्पेशल पढ़ रहे हो आप, मैथ स्पेशल का मतलब कुछ छूटे ना पूरे रीजन के हिसाब से। बोलो, तो क्या अल्टीमेटली क्या लाइन निकल के आई कि दो संख्याओं का समांतर माध्य, तो बेटा दो ही पे नियम अप्लाई होगा ना, हमेशा। तो क्या निकल के आया कि किन्हीं भी संख्याओं का
समांतर माध्य हमेशा उन संख्याओं के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। बेटा यही तो हेडिंग थी कि रिलेशन बिटवीन AM और GM। तो क्या रिलेशन निकल के आया कि समांतर माध्य हमेशा बड़ा होता है, गुणोत्तर माध्य हमेशा छोटा। बोलो सही है? नोट करो फिर आगे चलते हैं। ये प्रूफ कर लिया तुमने? बेटा बंद कर दे, नोट कर। हमने बेटा जो भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से सुनो। आपने क्या निकाला? आपने रिलेशन निकाला AM और GM में क्या रिलेशन होता है। तो बेटा आंसर निकल के आया कि AM और GM में ये रिलेशन होता है कि कोई भी संख्याएं हों उनका समांतर माध्य हमेशा उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। ये रिलेशन आ गया। अब एक दो सवाल उठाते हैं, इन पे सवाल मैं ही कराऊंगा क्योंकि टाइम कम है। बेटा क्वेश्चन लिख लीजिए, कराऊंगा मैं ही। एक दो क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगा, सही। फिर मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट वो बता के चैप्टर खत्म करना। लिखिए बेटा, दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 और गुणोत्तर माध्य 8 है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 और गुणोत्तर माध्य 8 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ टू नंबर्स इज 17। अर्थमेटिक मीन, the arithmetic mean of two numbers is 17 and the geometric mean of these numbers is 8. Then find these numbers 17 and 8. geometric mean 8 is और AM 7 है। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा इसके बाद, यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात 5:3 हो, यदि दो संख्याओं के गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य का अनुपात 5:3 हो, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? यदि दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात 5:3 हो, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखिए, इफ द ratio of AM and GM of two numbers, if the ratio of AM and GM of two numbers is 5:3, then find the ratio of these numbers। ठीक है, क्वेश्चन को मैं ही करा रहा हूं और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन है कि बेटा दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 है और दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है। बेटा पहला क्वेश्चन है, गिवन है दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 है बेटा, और दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या है? बोलो बेटा 8। ये दिया है हमें, तो हमें निकालना है वो कौन सी संख्याएं हैं ऐसी जिनका समांतर माध्य 17 गुणोत्तर माध्य 8 है। मैं ही करा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। नोट नहीं करना, नोट आराम से कर लेना, टाइम थोड़ा कम। एक कॉन्सेप्ट और इसको वीडियो से नोट कर लेना, सिर्फ समझना। बेटा AM का मतलब होता है, माना हमने कंसीडर करके चलते हैं कि दो संख्याएं A और B, इनका समांतर माध्य 17 है, इनका गुणोत्तर माध्य, हम कंसीडर करके चल रहे हैं दो संख्याएं A और B। अगर हम इन दो संख्याओं की वैल्यू निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, तो समांतर माध्य का क्या फार्मूला होता है? इन दोनों संख्याओं के जोड़ का आधा समांतर माध्य होता है। तो बेटा समांतर माध्य की जगह लगा दिया A+B/2। तो A+B कितना आ गया बेटा? 17 दूनी 34। बोलो लाल। बेटा यहाँ आओ, GM का मतलब होता है दोनों संख्याओं के गुणा का स्क्वायर रूट। बोलो। तो बेटा A × B कितना आ जाएगा? 8 × 8 64। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो रूट खत्म। बोलो। अब बेटा एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दो इक्वेशन से A और B का मान निकालना। हमेशा फॉरएवर के लिए स्टार लगा रहा हूँ कि जब भी AM और GM दे रखा होगा, दो ही संख्याओं पर डिपेंड क्वेश्चन आता है, 3 पे नहीं आता। हमेशा याद रखना A + B की वैल्यू दे रखी होगी और हम A - B की वैल्यू निकालेंगे।
क्यों? क्योंकि बी से बी कट जाए। तो बेटा हम निकाल क्या रहे हैं अपनी मर्जी से? ए माइनस बी। क्या निकालना है बेटा? ध्यान से सुनो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, चलो पूरा लिख ही दे रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिखना चाहूँ तो ऐसे ही तो लिखूंगा बेटा, ध्यान सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा इसका होल स्क्वायर ये आएगा, इसका होल स्क्वायर ये आएगा। अपनी मर्जी से क्या करो, इसमें 2ab जोड़ लो बेटा और 2ab घटा दो, सही है। अब ध्यान से सुनना लाल, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही तो आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बचेगा क्या? ये और ये, इसको अलग से लिख दो 4ab। बोलो बेटा, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है 34। 34 का स्क्वायर 1156, 34 का स्क्वायर 1156। 4a इंटू बी बेटा 64। तो बेटा बताओ 1156 माइनस के 256, बेटा घटाओगे तो 900 आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया लाल? 900। तो a माइनस बी कितना आ गया बेटा? 30, क्योंकि ये किसका वर्गमूल होता है? 30 का, बोलो स्क्वायर रूट होता है 900। तो बेटा ध्यान से सुनना, स्टार लगाया। ऐसे हर क्वेश्चन में a प्लस बी की वैल्यू दे रखी होगी और बेटा a माइनस बी इस प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। बोलो सही है। अब ध्यान से सुनो बेटा, a प्लस बी तुम्हारे पास कितना आया लाल? 34। बेटा a माइनस बी तुम निकाल के लाए हो 30। बोलो बेटा घटा दो, सॉरी जोड़ दो, तो b से b कट जाएगा। तो बेटा 2a कितना आ जाएगा? 64। तो a बेटा 32। बोलो बेटा इन दोनों का जोड़ 64, इससे काट दो 32। बेटा a अगर 32 आ गया तो b कितना आएगा? बेटा 32 यहाँ रख दो, तो 32 इधर जाएगा, 34 में से 32 गया 2। तो बेटा संख्याएं आ गई 32,2। यानी कि वो दो संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य 17 और बेटा गुणोत्तर माध्य 8। यही तो क्वेश्चन था, वो दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका समांतर माध्य 17 गुणोत्तर माध्य। बोलो समझ में आ रहा? बेटा ये घर पे नोट कर लेना, जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, बेटा इसको घर पे नोट करिएगा। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बचता है क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका है। सही है, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि बेटा दो संख्याएं हैं, इनका गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य का अनुपात दे रखा है। बोलो बेटा, तो बताना क्या दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है? इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, किसी दिन निकाल के एक्सप्लेन करूंगा, जरा सा छोटा सा। बेटा AM और GM का रेशियो दे रखा है बेटा लाल 5:3। पहले बेटा AM है GM ये बता, पहले AM लिखा है GM लिखा है? AM। तो AM और GM का रेशियो दे रखा है। अब पूछा है अगर AM और GM का रेशियो है तो संख्याओं का रेशियो क्या है? तो बेटा इसका मतलब तो यही हो गया, संख्याएं निकालना, निकाल के उनका रेशियो लेना। तो बेटा AM कितना होता है? A प्लस B बटे 2 बटे बेटा इसका मतलब बटे ही होता है। GM कितना होता है? AB इज इक्वल टू 5/3। बोलो बेटा, इसका मतलब A बटे B बटे 2 गुणा 1/√AB। ऊपर वाला यूं का त्यों, नीचे वाले का उल्टा, इज इक्वल टू 5/3। बेटा ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना आएगा? A प्लस B बटे √AB इज इक्वल टू 10/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये होगा, अगर हम कंपेरिजन कर लें तो A प्लस बी 10 और √AB। बेटा 1 मिनट पहले ऐसा ही क्वेश्चन करा, A प्लस बी 17 दे रखा था और A इंटू बी 8 दे रखा। बोलो बेटा, तो बिल्कुल डिक्टो ही तो बना दिया मैंने। A प्लस बी अब की बार 10 है और √AB 3 है। तो बेटा A प्लस बी दे रखा है, A माइनस बी निकालना होगा। बोलो यार, अभी हाल तो ही कराया है। सही है, ये खत्म हो गया। हेडिंग डालिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट पड़ता है लास्ट, हार्मोनिक मीन।
हरात्मक माध्य, ना तो हरात्मक श्रेणी सिलेबस में है, बोलो हरात्मक श्रेणी सिलेबस में भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, मगर एक्सपेक्टेड है, ये आ गया तो मैंने हरात्मक माध्य कराया, हरात्मक श्रेणी कराई थी पिछले बारे में, एक क्वेश्चन कराया था बस, सिंपली बता के छोड़ दिया था कि भाई सिलेबस में नहीं है, अगर आया तो एक क्वेश्चन आ सकता है, उल्टी श्रेणी दे रखी होगी उसको सीधा करना। तो आप जानते हो हरात्मक श्रेणी का क्या मतलब होता है, समांतर श्रेणी की उल्टी सीरीज को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। बोलो बेटा, समांतर श्रेणी की उल्टी सीरीज को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी का जोड़ निकल नहीं सकता, मैंने बताया था, केवल क्या निकल सकता है, कोई टर्म निकाल सकते हैं। हरात्मक श्रेणी का जैसे मान लो 5वां टर्म निकालना हो तो पहले समांतर श्रेणी में उसे कन्वर्ट करो, समांतर का 5वां निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, यही तो बताया था, हरात्मक का हो जाएगा। अब लिखिए हरात्मक माध्य, लिखिए बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेस, हार्मोनिक मीन, बस कुछ नहीं करना, ना तो ये सिलेबस में है और ना इस पे क्वेश्चन आता है, मगर एक्सपेक्टेड है ये, तो मैं सिर्फ बता के छोड़ रहा हूँ। क्या बता के छोड़ रहा हूँ, एक फार्मूला बता के छोड़ रहा हूँ बस। लिखिए बेटा, लिखिए फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a and b। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a and b। स्मॉल a और स्मॉल b दो नंबर हैं, उनका हार्मोनिक मीन ज्ञात करना है, समांतर माध्य क्या होगा। बेटा एक बात बताओ, आपने क्या सीखा था, आपने ये सीखा था कि हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी की उल्टी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हरात्मक माध्य भी समांतर माध्य का उल्टा होगा। बोलो बेटा, तो देखो a और b दो नंबर हैं, इनका बेटा हरात्मक माध्य निकालना है, तो पहले तो इनका समांतर माध्य निकालो। तो आप जानते हो ये श्रेणी कैसी दे रखी होगी बेटा, a और b नहीं लिखना, वहाँ a अपॉन a, 1 अपॉन a, 1 अपॉन b लिखना, सॉरी 1 अपॉन a और 1 अपॉन b, क्योंकि हमेशा हरात्मक श्रेणी अपॉन में होगी। तो बेटा 1 अपॉन a और 1 अपॉन b, ये दो नंबर हरात्मक श्रेणी में है, किसमें है, इनका हरात्मक माध्य निकालना है। तो बेटा इनका उल्टा किसमें होगा, यानी कि a और b समांतर श्रेणी में होंगे। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन a और 1 अपॉन b अगर हरात्मक में हैं तो 100% a और b AP में होंगे, AP में होंगे बेटा a और b। अगर a और b AP में हैं तो इनका क्या निकाल लो, इसका उल्टा कर दो। या दूसरा तरीका क्या, ध्यान से सुनना बेटा, ये दोनों नंबर का समांतर माध्य निकाल लो, ये AP में है ना, इनका समांतर माध्य निकाल लो, तो AM का मतलब इन दोनों का समांतर माध्य क्या होगा बेटा, 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B बटे 2, दोनों का जोड़ का आधा। बेटा इसकी इधर गुणा करो, इसकी इधर करो, तो ये आएगा B प्लस A, या बेटा इसको क्या लिख दो, A प्लस B, एक ही वाला है। नीचे क्या आएगा बेटा, AB बटे 2 है, तो 2AB क्या आया बेटा, ये AM अर्थमेटिक मीन। तो बेटा HM कितना होगा, हार्मोनिक मीन, बस 2AB अपॉन, ये फार्मूला आ गया बेटा, हर बार ये फार्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन बना तो ऐसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन दे रखा है कि बेटा 5 और 7 इनका हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, तो बेटा A की जगह 5, B की जगह बस, बोलो बेटा। अब ये नहीं देखना तुम्हें ये AP में है या GP में है, किस में है, सीधे हमने एक फार्मूला निकाल दिया डायरेक्ट। तो एक बात सच है, अगर ये AP में है, HP में तो इसका उल्टा AP में होगा, ये AP में तो इसका उल्टा HP में। हमें ये करना ही नहीं है, हमें तो ये देखना कि संख्याएं कौन सी, एक को A मान लेना, दूसरी को B, ये फार्मूला लगा लेना, आंसर। ये एक्सपेक्टेड है, सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस पर जान पूछ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ बता के छोड़ा। अगर कभी इत्तेफाक आता तो आप कर लेंगे, यार इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। सही बेटा, जो भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं ध्यान दें बेटा, आज हमारा पूरा AP GP खत्म हुआ। मैंने 11 क्लासों में सिर्फ GP पढ़ाया है और 7 क्लासों में सिर्फ AP पढ़ाया है। 11, 7, 18 क्लासेस खत्म करी है मैंने AP GP में, जो लोग 2 या 3 दिन में खत्म कर देते हैं।
दुनिया जहान का क्वेश्चन हो रहा होगा, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पे नहीं हो रहा हो, एक ही क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा जिसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी। स्टिल मैं क्या करूंगा, इस सारे चैप्टर की मैं प्रैक्टिस सीरीज निकालने वाला हूं। प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो उसमें जान पूछ करके ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा जिसमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, जहां पे आप लोगों की प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, मंडे को हम क्लास स्टार्ट करेंगे और मंडे को एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम नंबर सिस्टम का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक रहता है। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉरी मतलब पेपर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ पे बोर्डमास नियम नहीं आता। सही है, कल हम मंडे को बोर्डमास नियम स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा बंद।